Good morning, students. Today we are discussed about revaluation of assets and liability. एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस लगभग हर साल आते हैं, तो इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से केयरफुली तरीके से सुनिएगा। होता क्या है कि जब कोई पार्टनर्स फर्म में एंटर करता है, न्यू पार्टनर जब कोई फर्म में एंटर करता है तो उस समय असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है, जिसका रीज़न ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जब न्यू पार्टनर एंटर करे तो उस समय उस फर्म की असेट्स और लायबिलिटी की वही वैल्यूएशन हो जो फर्म की शुरुआत में थी, यानी कि बिगनिंग में थी जब फर्म स्टार्ट किया गया था। और असेट्स के और लायबिलिटी के डिक्रीमेंट होने से और उनके इंक्रीजमेंट होने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उस पर किसका अधिकार होता है, किसका राइट होता है? ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है। प्रॉफिट हो तो भी और लॉस हो तो भी। तो ऐसी सिचुएशंस में न्यू पार्टनर्स बिल्कुल नहीं चाहेगा कि या तो वो प्रॉफिट ले या वो लॉस को सफ़र करे, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है उसके एंट्री से पहले कि हम असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर लें, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हम इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। एक बार थ्योरी देख लीजिए। Whenever a new partner is admitted, it becomes necessary to revalue the assets and liability of the firm to their true and fair values। यानी कि जब पार्टनर न्यू एडमिट होता है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम असेट्स और लायबिलिटी की ट्रू वैल्यू, यानी कि जो भी फेयर वैल्यू है उसका हम पहले से ही नॉलेज हमको हो जाए। दिस इज डन बिकॉज विद द passage of time the value of certain assets might be have increased while the value of certain other assets might be have decreased। क्योंकि समय के साथ साथ ये भी हो सकता है कि assets और का जो भी वैल्यू होती है वो इंक्रीजमेंट या उसमें डिक्रीजमेंट हो जाए। thus the actual value of various assets and liabilities may be different from the value of started in the balance sheet। तो ये ज़रूरी है कि एक्चुअल वैल्यू जो भी है, आप वेरियस एसेट्स जो भी होती हैं, टाइप्स की डिफरेंट टाइप की एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, उनकी वैल्यू ज़रूरी नहीं कि उतनी ही हो जितनी की फर्म के स्टार्टेड में बैलेंस शीट में शो कर रखी थी। न्यू पार्टनर शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ रिड्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर कोई कमी होती है, उसमें डिक्रीजमेंट होता है, तो न्यू पार्टनर्स में सफ़र नहीं करना चाहेगा, यानी कि कोई लॉस नहीं लेना चाहेगा। नॉर शुड बी बेनिफिट, ना ही इसको कोई बेनिफिट होगा इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, या बस अगर एसेट्स की वैल्यू में कोई भी इंक्रीजमेंट होता है तो भी उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। दस द इंटायर प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन इज डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसलिए जो भी सारा का सारा जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ही करना है। इसकी कुछ जनरल एंट्रियाँ होती हैं। जब हम इसका रिवैल्यूएशन करते हैं तो असेट्स का डिक्रीजमेंट और असेट्स का जो इंक्रीजमेंट होता है, या लायबिलिटी का जो डिक्रीजमेंट या लायबिलिटी का जो इंक्रीजमेंट होता है, उसके बेस पे कुछ एंट्रियाँ होती हैं जनरल एंट्री, उनको एक बार देख लीजिए, ये पूछ भी जा सकती हैं कभी कभी। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट दोनों इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि ये दोनों को रिवैल्यूएशन अकाउंट के दोनों नाम हैं। आप केवल एक नाम ध्यान रखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, जो भी असेट्स होती हैं जैसे फर्नीचर, मशीनरी, कोई भी अगर असेट है उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हुई है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और उस असेट्स की वैल्यू को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में लिख देंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। नेक्स्ट है आपका फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज है तो ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी कि असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। नेक्स्ट है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब इसको देखिए ध्यान से देखेंगे। इंक्रीज अगर वैल्यू लायबिलिटी की अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, यानी कि जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, लेकिन अगर लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। यानी कि असेट्स का डिक्रीजमेंट और लायबिलिटी का इंक्रीजमेंट, इन दोनों कंडीशंस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी in the decrease in the value of the liability account डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए ध्यान से, अगर इंक्रीज होती है एसेट्स की वैल्यू
तो हम असेट्स को क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तब हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, यानी कि असेट्स के डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट में और लायबिलिटी के डिक्रीजमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। अब प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इनके ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर दिया जाता है। अगर लॉस होता है तो अपोजिट एंट्री हो जाती है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं एक बार। इसका जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो ध्यान रखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स आपका डेबिट साइड लिखा जाता है और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स आपका क्रेडिट साइड लिखा जाता है, यानी कि ठीक अपोजिट चलता है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट डेबिट साइड तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट क्रेडिट साइड। अब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स अगर क्रेडिट साइड है तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अगर क्रेडिट साइड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स अगर आपका डेबिट साइड है तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डेबिट साइड हो जाएगा, और बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी जो है वो आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। यानी कि असेट्स का डिक्रीजमेंट डेबिट साइड और असेट्स का इंक्रीजमेंट क्रेडिट साइड, और लायबिलिटी का इंक्रीजमेंट डेबिट साइड और लायबिलिटी का डिक्रीजमेंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक अपोजिट हो जाता है। देखेंगे असेट्स का डिक्रीजमेंट डेबिट साइड, असेट्स का डिक्रीजमेंट डेबिट साइड तो लायबिलिटी का इंक्रीजमेंट डेबिट साइड, यानी कि असेट्स का डिक्रीजमेंट और लायबिलिटी का इंक्रीजमेंट डेबिट साइड लिखा जाता है, और असेट्स का इंक्रीजमेंट और लायबिलिटी का डिक्रीजमेंट क्रेडिट साइड शो किया जाता है। इसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, यानी कि ऐसी लायबिलिटी जो पहले से बुक्स में नहीं दे रखी थी, अलग से अगर एडजस्टमेंट में दे रखी है तो वो डेबिट साइड आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर अनरिकॉर्डेड कोई भी अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड आपका असेट्स है तो वो आपकी क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। फिर हम इनका टोटल कर लेंगे, फिर देखेंगे हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल आपके डेबिट साइड के टोटल से अगर ज़्यादा है, अबव है, तो हम ऐसी कंडीशंस में लेस कर देते हैं, और जो भी हमारा आता है हम उसको क्या करते हैं, प्रॉफिट अगर आता है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो जो भी प्रॉफिट आता है हम उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी पार्टनर्स होंगे, सपोज करिए यक्स और वाई अगर दो पार्टनर्स हैं तो हम यहाँ लिख देंगे यक्स और वाई। अगर इनका ओल्ड रेशियो, सपोज करिए ओल्ड रेशियो इनका अगर आपको दे रखा है, ओल्ड रेशियो आपका अगर इनका दे रखा है 3:2, तो हम इस प्रॉफिट को, सपोज करिए अगर प्रॉफिट आ रहा है आपका 50,000, अगर प्रॉफिट आपका आ रहा है तो 50,000 को हम क्या करेंगे, इस ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2 में, यानी कि 30,000 एंड 20,000 में डिवाइड कर देंगे। ओके, और टोटल दोनों का इक्वल कर देंगे। सही है, ध्यान रखेंगे। एक बार इसकी थ्योरी को अपने आप पढ़ेंगे, जनरल एंट्री को लर्न करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्रियाँ कल हम करवाएंगे, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एंट्रियाँ अगर आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। कल हम तरीका भी बताएंगे, इसका मेथड्स भी बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आप करें ताकि ये ईजी हो जाए और इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ओके, थैंक यू।